नमस्ते बच्चों। आज हम जनसंचार के माध्यमों के बारे में जानेंगे कि जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं। जनसंचार पढ़ने के पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि संचार क्या होता है। संचार के मूल में चर धातु होती है, जिसका अर्थ होता है विचरण करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मानव संदेशों की बात करते हैं कि जो मानव संदेश है उनका दूसरी जगह पर पहुंचना ही संचार कहलाता है। यहाँ पर संदेश भेजा भी जाता है और संदेश प्राप्त भी किया जाता है। संचार के लिए दो आवश्यक लक्षण होते हैं। पहला होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना और उनके बीच किसी संदेश का ग्रहण करना। तो इस तरीके से हम इसकी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य से मतलब होता है देखने और सुनने वाले माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना ही संचार कहलाता है। अब देखिए संचार माध्यम क्या होते हैं। संचार के बारे में हमने समझा है, अब हम समझेंगे संचार माध्यम के बारे में। संचार माध्यम वे उपकरण या साधन होते हैं जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं। जैसे हम देखते हैं समाचार पत्र, दूसरा होता है फिल्में, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे संचार का माध्यम होती हैं, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसके पश्चात हम संचार के मूल तत्वों पर विचार करेंगे कि संचार के मूल तत्व क्या होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आवश्यक लोग कौन है, आवश्यक वस्तुएं क्या है या आवश्यक माध्यम क्या है, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। तो संचार के मूल तत्व जो होते हैं, उसमें जो संदेश संचार होता है उसमें सबसे पहले होता है संचारकर्ता। संचारकर्ता का मतलब होता है कि जो किसी भी संदेश को भेजने वाला होता है वो संचारकर्ता कहलाता है। इसके पश्चात संचारकर्ता जो संदेश को भेजता है या प्रेषित करता है उसके लिए हम एनकोडिंग करते हैं। इसे हम हिंदी में कूटीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो संदेश को हमको भेजना होता है उसके लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इस संदेश को प्राप्त करेगा उसको समझने के लिए कुछ हम ऐसे शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग करें जो उनको समझ में आए। इसे हम एनकोडिंग कहते हैं। इसके पश्चात होता है डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब होता है कि जो भी हम एनकोडिंग करते हैं उसको समझने के लिए, यानी कि जो संदेश प्राप्त किया जाता है उसके जो चिन्ह होते हैं या उसका जो संदेश होता है वो पढ़ना या समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता हो। मतलब कि संचारक जो समझ रहा है वही डिकोडिंग के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को भी समझ में आना चाहिए। तो यहीं से प्राप्तकर्ता जो होता है उसे संदेश प्राप्त हो जाता है। संदेश प्राप्त होने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया होती है जिसे हम अंग्रेजी में फीडबैक भी कहते हैं। उस फीडबैक को वापस संचारकर्ता के पास में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार ये पूरा संदेश संचार होता है। अब हम जानेंगे कि संचार के विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं। संचार के विविध प्रकारों में पहला होता है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार से तात्पर्य होता है जहाँ पर हम संकेतों की भाषा बोलते हैं, अर्थात हाथ जोड़ना, पैर छूना, हाथ मिलाना, जितने भी हम सिग्नल्स देखते हैं ये सभी सांकेतिक संचार के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है मौखिक संचार। मौखिक संचार से तात्पर्य होता है जब व्यक्ति अपने मुख की ध्वनियों से जो संदेशों को पहुंचाता है, जैसे टेलीफोन, बातचीत करना, भाषण देना, ये सारी चीज़ें मौखिक संचार के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात आता है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार का मतलब होता है कि जहाँ पर लिखित में चीज़ें
प्रेषित की जाती हैं या भेजी जाती हैं, जैसे कि चित्र होते हैं, फिल्म होते हैं, ये सारी चीज़ें अमौखिक संचार के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात अंतःवैयक्तिक संचार, इसे हम इंग्लिश में इंट्रापर्सनल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। जब मनुष्य अकेला होता है तो वो अपने आप से बातचीत करता है, तो यहाँ पर हम इंट्रापर्सनल संचार कह सकते हैं, जैसे डायरी लेखन। इसके पश्चात आता है अंतर्वैयक्तिक संचार, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है उसे अंतर्वैयक्तिक संचार किया जाता है। ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है, जैसे दो मित्रों की बातचीत हो गई, पिता पुत्र की बात हो गई, परिचित अपरिचित की बातें हो गई, और नौकरी के लिए दिया हुआ इंटरव्यू भी अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात आता है समूह संचार। समूह संचार नाम से हमको स्पष्ट हो रहा है, जब हम ग्रुप में बात करते हैं, जहाँ एक दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, जैसे कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा है, किसी संस्था की बैठक हो रही है, चर्चा या भाषण किया जा रहा है, तो यहाँ पर समूह संचार माना जाता है। तत्पश्चात अंत में होता है जनसंचार, जिसे आप मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। मशीनरी के द्वारा, जैसे प्रत्यक्ष कक्षा में पढ़ाना जनसंचार नहीं है, लेकिन दूरदर्शन पर पढ़ाना, जैसे हम ऑनलाइन आप लोगों को आजकल पढ़ा रहे हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन या जनसंचार के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, इंटरनेट, ये भी जनसंचार के माध्यम हैं। इसके पश्चात जनसंचार की विशेषताएं। संचार की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता होती है सार्वजनिकता, यानी कि हमारा जनसंचार जो होना चाहिए उसकी प्रकृति सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को पता चलेगा, तभी वो जनसंचार के अंतर्गत आएगा। अत्यधिक व्यापकता, दूसरा है अत्यधिक व्यापकता। व्यापकता यानी सभी लोगों तक फैलना, यानी ये जो होता है, जैसे क्रिकेट का खेल हो या कोई राजनीतिक या सामाजिक अवसर हो, तो सभी दर्शक लोग इसको एक साथ देख सकें या एक साथ इसको समझ सकें। इसके बाद औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, जनसंचार जो होता है वो कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, जैसे समाचार पत्र, इसके लिए किसी संगठन का होना आवश्यक है। ये प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। और रेडियो, दूरदर्शन, आप अलग अलग जो चैनल्स देखते हैं, ये भी संगठनों या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जाते हैं। अंत होता है द्वारपालों का नियंत्रण। द्वारपालों का नियंत्रण से तात्पर्य होता है कि गेटकीपर होते हैं, ये जितने भी गेटकीपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी समाचार पत्र के संपादक होते हैं, सहायक समाचार संपादक होते हैं, और अलग अलग लोग होते हैं, जो भी समाचार या सूचनाएं प्रेषित की जा रही है वो लोगों के सार्वजनिक हित की है कि नहीं, पत्रकारिता के सिद्धांत के अनुसार है या नहीं, या आचार संहिता के हिसाब से है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तत्पश्चात जनसंचार के कार्यों के बारे में हम जानेंगे। जनसंचार के जो कार्य होते हैं मुख्य, वो होते हैं सूचना देना, जनता को शिक्षित करना, जनता का मनोरंजन करना, उनकी निगरानी करना, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से हो। इसके पश्चात किसी भी बात का एजेंडा तय करना, और उसके पश्चात विचार विमर्श करना। अंत में हम जानेंगे कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत प्रिंट मीडिया आता है, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इसके पश्चात रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, इंटरनेट है। तो जनसंचार जो होता है ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वर्तमान समय में हम जनसंचार के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही सारे समाज को, सारे देश को, सारे विश्व को सूचनाएं मिलती हैं और एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। धन्यवाद।